नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार्ता से दोस्ती और मजबूत होने की उम्मीद। साथ ही दस्तावेजों का होगा आदान प्रदान। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच कल हुई मुलाकात में दिखी गर्मजोशी। रूस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय से करेंगे मुलाकात। क्रेमलिन में अज्ञात सैनिक की कब्र पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी करेंगे दौरा। रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे वियना। 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। मौसम की खबरों में भारी बारिश के कारण मुंबई सहित कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद। घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। उत्तराखंड में भी हाल बेहाल। वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में भी तेज बारिश। और खेल की खबरों में विंबलडन में नोवाक जोकोविच और टेलर फ्रिट्ज पहुंचे क्वार्टर फाइनल में। वहीं महिला एकल वर्ग में रायबाकिना और स्वित्सोलिना ने भी अंतिम 8 में जगाई जगह। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। क्रेमलिन में प्रधानमंत्री मोदी अज्ञात सैनिकों की कब्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी दौरा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी देखने को मिली। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आवास नोवो ओगारियोवो पर आमंत्रित किया। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कार्पेट वेलकम किया गया। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके नोवा ओगारियोवो में मेजबानी करने के लिए रूस के राष्ट्रपति का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी वार्ता को लेकर उत्सुक हूं, जो निश्चित रूप से भारत और रूस के बीच मित्रता के बंधन को और मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री प्रथम डेनिस मंटूरेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। It was such an honorable moment and I felt very good that we were able to meet Prime Minister living in Moscow. I feel very grateful to meet him and get this opportunity as a student in Moscow. Very happy to see him live. He has a very vibrant aura and I think it motivated me. नज़दीक से देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चे खुश हैं, बच्चों से मिले, बच्चों की बात सुने। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। मॉस्को में भारत के लिए गौरव की बात है कि हम प्रधानमंत्री के तीसरे टेन्योर पर उनको यहाँ देख पा रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम भारत को बहुत विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच मित्रता का संबंध सदा बरकरार रहेगा, ये उसका प्रतीक है। धन्यवाद। Narendra Modi is known as one of the youth icons of India. So not only as NRI students but as students in general, this feels like a one in a lifetime opportunity. So we are really proud to see him in person and not in the TV, like since childhood. So और रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचेंगे। ये यात्रा बहुत मायनों में बेहद खास है। दरअसल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं। साथ ही बीते 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापार, तकनीक और सतत विकास के क्षेत्र में संबंध बेहद मजबूत हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की यात्रा इन संबंधों को और मजबूत करने का काम करेगी। और आइए आगे देखते हैं भारत और ऑस्ट्रिया के बीच इन मजबूत राजनयिक संबंधों पर हमारे संवाददाता गौतम राय की वियना से ये खास रिपोर्ट।
भारत और ऑस्ट्रिया दोनों ही देशों के लोकतांत्रिक मूल्य साझा हैं। यह एक बड़ी वजह है कि दोनों ही देशों ने राजनयिक संबंधों के 75 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। मंगलवार भारतीय समय अनुसार देर शाम प्रधानमंत्री वियना पहुंचेंगे। बुधवार को वे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष फेडरल चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा से पहले जारी एक वक्तव्य में कहा कि मैं नवाचार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में हमारी साझेदारी को और भी अधिक मजबूती देने के लिए चर्चा करूंगा। मैं ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ व्यवसाय और निवेश की संभावनाओं को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करूंगा। ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। हम उत्साहित हैं उनके विजिट के लिए वियना के अंदर। जहां तक मैं जानता हूं एज अ स्टूडेंट और रिसर्चर, हम काफ़ी उम्मीद से उनकी ओर देख रहे हैं कि मोबिलिटी प्रोग्राम्स बेहतर किए जाए, जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स वगैरह हैं या फिर जो इमिग्रेशन में अड़चनें आती हैं स्टूडेंट्स को या फिर माइग्रेंट्स को, वो कम की जाए। मेरे को 22 साल हो गए यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, उन्होंने कभी नहीं देखे है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है, हमने खुद भी नहीं देखे हैं। अभी 40 ईयर्स के बाद आ रहे हैं, तो ये एक आई थिंक बिगिनिंग है कि जिस तरह से इंडिया और ऑस्ट्रिया के रिलेशन आगे बढ़े और हमारी कम्युनिटी को भी, यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता चले कि हमारी कम्युनिटी भी एक बहुत अच्छा अपना दे सकती है योगदान। उनके आने से हमारी में वैल्यू बढ़ती है, बाहर की कंट्रीज में इंडिया का नाम ऊपर जाता है, और जब से वो 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं और भी रेपुटेशन बढ़ी है, बाहर इज्जत बढ़ी है इंडिया की। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक संबंधों के 75 साल पर नजर डालें तो दोनों देशों का आपसी व्यापार करीब 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है। भारत ऑस्ट्रिया को 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है। ऑस्ट्रिया से आयात करीब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है। ऑस्ट्रिया में भारतीय निवेश 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारत में ऑस्ट्रिया का निवेश 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ऑस्ट्रिया में इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। फरवरी 2024 में दोनों देशों ने स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया था। 20 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप ऑस्ट्रिया में एक आयोजन में हिस्सा लेने जून महीने में ही गए थे। दोनों देशों के बीच सुगम आवाजाही को लेकर मई 2024 में एक समग्र समझौता भी हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं फेडरल चांसलरी में अपने ऑस्ट्रिया के समकक्ष चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत करेंगे। भारत और ऑस्ट्रिया की दोस्ती 75 साल पुरानी है, लेकिन पिछले 40 साल से भी अधिक समय तक कोई प्रधानमंत्री यहां पर नहीं आया, तो ये मुलाकात एक बहुत बड़े अंतराल को भी भर देगी। इसके साथ ही 31,000 का यहाँ पर भारतीय समुदाय भी है, जो कि पलक पावड़े बिछाए भारत के प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्ट करने का, उनसे बातचीत करने का, मुलाकात करने का इंतजार कर रहा है। और ये एक सुनहरा मौका होगा भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों को और गहराई देने के लिए। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ गौतम रॉय, वियना, ऑस्ट्रिया, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मॉनसून की। मुंबई में रविवार देर रात से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक कल रात 11:30 बजे तक शहर के अलग अलग इलाकों में 80 से 145 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई है। बात करें अगर कोलाबा इलाके में सर्वाधिक 144.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही बायकुला, माटुंगा, सायन और विक्रोली में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। शहर की लाइफलाइन कही
कही जाने वाली मुंबई लोकल भी बारिश से प्रभावित नजर आई है। बीएमसी ने बाढ़ के पानी को बाहर निकालने के लिए कई स्थानों पर पंप भी लगवाए। भारी बारिश के चलते मुंबई समेत पुणे, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ सहित कई जिलों में विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां मौसम विभाग ने अधिकतर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। आज देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और उधम सिंह नगर में तेज गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते 300 के लगभग सड़कें बंद हैं। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश लगातार जारी है। आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात कर लेते हैं हम बिहार की। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार के अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार में गंडक नदी के जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे गोपालगंज जिले में भी बाढ़ आ गई है। बिहार के बाद अब बात गुजरात की। गुजरात में भी बारिश से लोगों को राहत मिलती दिख नहीं रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज गुजरात में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है। बनासकांठा, मेहसाणा में गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं अरावली और साबरकांठा, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान है। दक्षिण गुजरात में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित करने के साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद अब सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने पैरा कमांडो को कठुआ के दूरदराज के माचिंडी मल्हार क्षेत्र में हवाई मार्ग से उतारा गया है। कल जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माचिंडी इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। यह इलाका भारतीय सेना की 9वीं कोर के अंतर्गत आता है। आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में ये दूसरी बार है जब सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया है। रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। फ्रांस में हुए संसदीय चुनावों के नतीजों के मुताबिक वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट NFP ने सबसे अधिक सीटें जीत ली हैं। गठबंधन को 182 सीटें मिली हैं। वहीं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मध्य मार्गी गुट टुगेदर को 168 सीटें जीती हैं और मरीन ले पेन की दक्षिणपंथी नेशनल रैली और उसके सहयोगियों ने 143 सीटें जीती हैं। देश की नेशनल असेंबली की कुल 577 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत के लिए आवश्यक सीटें 289 हैं। इन नतीजों से ये स्पष्ट होता है कि देश में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। त्रिशंकु संसद के कारण राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। मौजूदा प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन की संसद के नए सदस्य आज शपथ लेंगे। 6 जुलाई को हुए आम चुनावों के नतीजे आने के बाद लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टारमर देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही एंगेला रेनर को देश का नया डिप्टी प्रधानमंत्री बनाया गया है।
650 सीटों वाली ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीत ली हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 326 से कहीं ज्यादा है। साथ ही कंजर्वेटिव को सिर्फ 121 सीटों पर जीत मिली है और पिछले चुनाव के मुकाबले पार्टी को 250 सीटों का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के दौरे के दौरान भुवनेश्वर के निकट ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया और स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान की शुरुआत की। देखते हैं ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। इसी क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के निकट हरिदमदा गांव में ब्रह्म कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया और स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बदलती जीवन शैली में इंसान को चिंता मुक्त रहकर शांतिपूर्ण जीवन जीने के काम में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा शुरू किया गया ये अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। कार्यक्रम में मौजूद ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि समाज में आध्यात्मिक जागरण द्वारा एक सुंदर विश्व की जरूरत है। कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारी संस्था अनवरत देश ही नहीं दुनिया में आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से हम तनाव को कैसे कम करें, ये पूरे देश में जो भारत एक आध्यात्मिक देश है, हमारी पहचान दुनिया में अध्यात्म के कारण, उस अध्यात्म को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्था को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता। सब जगह गए जहां जिन्होंने बुलाया, वहां जाकर के संगठन में बहनों के साथ खड़े हुए और स्पिरिचुअलिटी का सबको आह्वान किया कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता कितनी ज़रूरी है। लेकिन जब उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने हैं तो वो चीज़ थोड़ी और ज़्यादा देखने में आ रही है। वो चाहते हैं कि जो खुशी, जो सुकून, जो शांति मेरे जीवन में आई है वो सबके जीवन में आए। राष्ट्रपति के दौरे के लिए ओडिशा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ओडिशा दौरे के तीसरे दिन ब्रह्मा कुमारी स्थित डिवाइन रिट्रीट सेंटर का जहां उद्घाटन किया, वहीं स्थायित्व के लिए जीवन शैली नामक एक महाअभियान की शुरुआत भी की। निश्चित तौर पर इस तरह के अभियानों से एक और जहां इंसान को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने का काम होगा, वहीं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की एक नई पहल भी शुरू होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन और भीम सिंह के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में जारी है। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी जारी है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के जालौन ब्लॉक, रामपुरा ब्लॉक, चित्रकूट जिले में संपूर्णता अभियान जारी है। पेश है ये खास रिपोर्ट। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में हो गई। इसमें उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के जालौन ब्लॉक, रामपुरा ब्लॉक में संपूर्णता अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को गांव में 30 सितंबर से पहले सभी मानकों के कार्य पूरा करने के लिए विस्तार से समझाया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को समय पर टीकाकरण के साथ ही पोषण युक्त आहार लेने की सलाह दी गई। जो ब्लॉक हमारा पिछड़ा रहा था 30 सितंबर तक को इस पूरे ब्लॉक को इस विकास की तेज गति से जोड़ना है और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम सबको पूरा करना है। यहाँ विकासखंड जालौन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जो नीति आयोग भारत सरकार एवं नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में ये ब्लॉक आकांक्षात्मक ब्लॉक के रूप में है। इसके लक्ष्यों को हमें 30 सितंबर तक प्राप्त करना है। जैसे गर्भवती महिलाओं को कब रजिस्ट्रेशन करना है, उनको कैसे सेवाएं देना है, ये सब के बारे में मुझे काम करना है। वहीं नीति आयोग के आकांक्षी जिले चित्रकूट में संपूर्णता अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अन्नप्राशन, गोद भराई, टीकाकरण, हाइपरटेंशन तथा डायबिटीज चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया। अनेक लाभार्थियों के लिए प्रमाण पत्र और उपहार का भी वितरण किया गया।
जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन और मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा आदि विषयों पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। ये भी हमारे सरकारी स्कीम्स है, स्पेशली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो 6 स्कीम्स जिसमें महिलाओं, बच्चे और किसानों के लिए आय में वृद्धि के लिए तो बेनिफिशियल होने वाले स्कीम्स को हम लोग इंटेंसिवली 3 महीने ये कार्यक्रम चलेगा। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह इसको हम लोग इसी तरह कैंप लगा के जनप्रतिनिधि के साथ लोगों तक पहुंचेंगे ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो। देश के पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए 112 जिलों को कवर करने वाला आकांक्षी जिला कार्यक्रम को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में जरूरी सरकारी सेवाओं को पूरी तरह से पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात खेल की। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में जोकोविच ने होल्गर रून को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। साथ ही अमेरिका की 13वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रिट्ज ने चौथी वरीयता प्राप्त ज़्वेरेव को 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-3 से मात दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे साथ और मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।